हुए ना हमारे। प्रायोजक क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है। जिनकी राहों में हमने बिछाए हैं सितारे, कह रहे हैं मेरे आंसुओं के ये धारे, वो हुए ना हमारे, वो हुए ना हमारे, दिल की लहरों में हलचल खो गए हैं किनारे, उलझे उलझे हैं रिश्ते, उनसे हम तो है हारे, वो हुए ना हमारे, वो हुए ना हमारे। मैं बाबूजी के कमरे की साफ सफाई करने आई थी। देखने आई थी कि उनकी दवाइयाँ तो खत्म नहीं हो गई हूँ। अगर हुई है तो मैं मंगवा लूँ। किसी ने पूछा तुमसे कि तुम क्या कर रही हो? मैंने पूछा या मैंने कहा ऐसा कि तुम चोरी कर रही हो? जबान संभाल के बात करो समीर। मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? ये घर तुम्हारा कब से हो गया रेणुका? उसी दिन से हुआ जिस दिन रविंद्र मुझे इस घर में लेकर आए थे। लेकर आए थे ना? अब जब वही यहाँ नहीं है तो ये घर तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम अब तक इस घर में किस हक से रह रही हो? तुम्हारी माँ भी इस घर में रहती है। वो जिस हक से रहती है ना, उसी हक से मैं भी रह रही हूँ। अपनी बराबरी मेरी माँ से करने की कोशिश मत करो। मेरी माँ सीता मैया की तरह पवित्र है। हाँ, ठीक कहा तुमने। कलयुग की सीता। पति के मरने के बाद मंगलसूत्र का मोह नहीं छूटता। वरदार अगर एक और लफ्ज मेरी माँ के खिलाफ निकाला तो जानता हूं रेणुका कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारे यहाँ होने की एक ही वजह है, वो है पैसा। लेकिन वो पैसा कभी तुम्हारा होगा नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। हाँ भाई, क्या कहीं आग लग गई क्या? नहीं तो नहीं ना? नहीं। फिर आप बैल पे बैल बजाए जा रहे हो, बैल पे बैल बजाए जा। अंदर आदमी है, कोई आएगा चल के खोलेगा, इतना तो सब्र करो कम से कम। क्या लाए हो? ये दमयंती जी के लिए कोरियर आया है। कोरियर आया है? मैं समझा भूचाल आ गया। कहाँ पर? बहू रानी जी का लिफाफा, चलो उनको दे देते हैं। रामू काका, ये मोहिनी बिटिया को क्या हुआ? अब इनका लिफाफा पहले दूं या बिटिया के पास पहले जाऊं? रामू काका। बहू रानी जी आप थोड़ा इंतजार कीजिए।
माँ तूने ऐसा क्यों किया माँ? हमसे हमारे रविंद्र को छीन लिया माँ। क्यों? क्यों माँ क्यों? हमारा बेटा हमसे छीन लिया माँ। कितनी खुश थी माँ, कितनी खुश थी मैं कि मैं मेरे बेटे का जन्मदिन मनाऊंगी। लेकिन यहाँ क्या से क्या कर दिया माँ, तूने क्या से क्या कर दिया? ये घट हमारे घर में, ये घट की स्थापना किसने? अब धीरे धीरे सब कुछ मेरे बस में होता जा रहा है। मौसी जी भी अब मेरे झांसे में आ चुकी है। लेकिन वो डायरी अब तक मुझे नहीं मिली है। वो बाबूजी के कमरे में भी नहीं थी। वो डायरी का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो डायरी मुझे कभी भी फंसा सकती है। मेरा राज कभी भी खुल सकता है। कहीं बाबूजी ने वो डायरी? नहीं। अभय, कहाँ गायब हो जाते हो तुम? हाथ मिलाकर हाथ खींचने का इरादा है क्या? क्यों परेशान होती हो रेणुका? मैं तुम्हारा ही तो काम कर रहा हूँ। मेरा काम? कौन सा काम? अरे तुम्हारा और मेरा काम एक ही तो है, दमयंती को बर्बाद करना। और उसकी बर्बादी के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। सेवा सदन के राज पर से पर्दा उठाना मैंने शुरू कर दिया है। सच कह रहे हो तुम? अभय कभी झूठ नहीं बोलता है। अपने कान खोल के रखना, बहुत जल्द उस घर में तुम्हें सेवा सदन की गूंज सुनाई देगी। मैं कुछ समझी नहीं। क्या किया तुमने? क्या होने वाला है? अब सब कुछ अभी साफ साफ बता दूंगा तो फिर मजा कैसे आएगा। तुम दमयंती पे ध्यान रखो, बाकी सब अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। डायरी के साथ साथ अब सेवा सदन का तीर भी चल गया है। दमयंती, अब इस घर से जाने की तैयारी कर लो तुम। लगता है मौसी जी का यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही शुभ है। मोहिनी, मोहिनी, क्या हुआ मौसी जी? ये सब क्या है? घर के मंदिर में घट किसने रखा है? वो तुम मौसी, वो हाँ बताओ, किसने रखा है? मौसी, मैं बताती हूँ मौसी जी। वो घट दमयंती दीदी ने रखा है। माँ को घर से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उल्टा मैं उसे घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। तो देर किस बात की? निकाल दो उसे घर से बाहर। घर तो तुम्हारा ही है। घर तो मेरा ही थी ना, लेकिन उस नागिन ने दादाजी और मौसी के मन में पता नहीं क्या जहर भर दिया। अब वो लोग भी माँ को ही गुनहगार मानते हैं। एक बात बताओ समीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब रेणुका ही करवा रही है? ये भी तो हो सकता है कि नहीं, रेणुका मेरे घर को बर्बाद करके खुद को आबाद करना चाहती है, और यही उसका सच है और कुछ नहीं। देखो, जब तक पापा थे तब तक वो पापा को हासिल करना चाहती थी, और अब जब वो नहीं है तो उनकी दौलत हासिल करना चाहती है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले वो माँ को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। दिमाग खराब हो गया उसका। जिस
घर में मौत होती है, उस घर में 1 साल तक इस तरह का कोई शुभ काम नहीं होता, और इस तरह की पूजा तो बिल्कुल नहीं। फिर ये अखंड ज्योत उसे क्यों जलाई है? नसीम, भाभी का ऐसा विश्वास है कि भैया एक न एक दिन वापस जरूर आ जाएंगे। पागल हो गई है वो। काश मौसी जी, काश कि उनका ये पागलपन, उनका ये विश्वास सच हो जाता और रविंद्र जी इस घर में वापस आ जाते। इसीलिए तो दमयंती दीदी अपनी मांग में सिंदूर भरती है, सजती संवरती है और पूजा पाठ करती है। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएं? तो फिर तुमने क्या सोचा है? टीना रेणुका बहुत चालाक है, इसलिए अब मुझे अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे उसने घर में जो माँ के खिलाफ नफरत भर रखी है ना, उसे मिटानी होगी, और उसके बाद उस डायरी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। टीना, मुझे पूरा यकीन है कि पापा पर गोली चलाने वाली भी यही औरत है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ टीना, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पापा पर गोली तब चलाई गई जब उनकी याददाश्त वापस आ रही थी, और पापा की याददाश्त वापस आने का सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ एक इंसान को है, और वो है रेणुका। ये गलत थोड़ी ना है। गलत है, क्योंकि वो नाटक करती है। अपने पति को मार डाला उसने, और अब देवी माँ के सामने अखंड ज्योत जलाकर नाटक करती है। नसीब, देखिए हम तो उन्हें समझा कर थक गए हैं, और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हाँ मौसी जी, उन्होंने तो चौथे पर, खैर जाने दीजिए, वो सब कह के क्या फायदा। बताओ बताओ, क्या क्या उसने चौथे पर? उस दिन हम सब चौथे की तैयारी कर रहे थे। हम सब नीचे हॉल में बैठे थे, और तभी दमयंती दीदी हॉल में आ गई। भाभी, आप इस रूप में? और उन्होंने रविंद्र जी की फोटोग्राफ में से तब से उनका ये मानना है कि वो सुहागन है, रविंद्र जी मरे नहीं हैं। मेरा सुहाग जिंदा है। सुन रहे ना आप लोग, मेरे पति जिंदा है। तुम जो कह रहे हो उससे तो लगता है तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सच है। इसीलिए मैं सबूत की खोज में हूँ। बस एक सुराग मिल जाए मुझे, और मैं रेणुका की सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाऊंगा। फिर तो तुम्हारा घर वापस आने का फैसला और भी सही साबित हो जाएगा। समीर, मुझे लगता है कि तुम्हें सबूत घर में ही मिल जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तो समीर, मुझे भी जल्द से जल्द अपने घर ले चलो ना। देखो, मैं भी सच्चाई की लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। नहीं टीना, मैं इस माहौल में तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरे लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। टीना, जब तक रेणुका उस घर में है, तब तक तुम उस घर में नहीं जाओ। जिस दिन रेणुका के पांव उस घर से बाहर पड़ेंगे, उसी दिन तुम्हारे पांव उस घर के अंदर पड़ेंगे, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। हमें तो यही लगा कि रविंद्र जी की मौत का उन्हें सदमा पहुंचा है, इसीलिए हमने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मगर फिर वो डायरी उनके सामने आ गई। मोहिनी, मोहिनी, तुम जाकर मंदिर से घट हटा दो। मैं
ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो मैं ही जाकर उस ज्योत को बुझा देती हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस घट को मत बुझाइए। वो मेरे विश्वास का दीपक है। मैंने उनकी सलामती के लिए तेरी मां से मन्नत मांगी है और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी पुकार जरूर सुनेगी। मत हटाइए वो घट। अगर कोई उस घट को बुझाना चाहता है तो पहले उन्हें मेरी जिंदगी की ज्योत को बुझाना होगा। तुमने वो ज्योत रविंद्र की वापसी के लिए नहीं जलाई है, बल्कि हम सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जलाई है। और तुमने रविंद्र की वापसी की मन्नत नहीं मांगी होगी, बल्कि हम सब लोगों की मौत की मन्नत मांगी होगी। और ये सिंदूर, तुमने अभी तक अपनी मांग में सिंदूर भर रखा है। दमयंती, सिंदूर पतिव्रता नारी का विश्वास होता है और मैं तुम्हें इस विश्वास का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। कुसुम, मत करो ये सब, उससे मेरे बेटे की आत्मा को दुख पहुंचेगा। दमयंती जो करना चाहती है करने दो उसे। अगर वो अखंड दीप जलाना चाहती है तो जलाने दो उसे। वो ईश्वर सब कुछ देख रहा है, हर एक को अपने किए की सजा मिलती है। बड़े मालिक इंस्पेक्टर साहब आए हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। बड़े मालिक इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? मिस्टर दमानिया, मुझे दमयंती जी ने बुलाया है। दमयंती ने? जी हाँ, इन्होंने फोन पर मुझे बताया कि रविंद्र जी के केस का इन्हें एक अहम सबूत मिला है। मैं वही सबूत लेने आया। बाबूजी, माफ कीजिएगा, आपसे पूछे बिना मैंने पुलिस को बुलवाया, लेकिन डरती थी कि अगर आप मना कर देते तो। और इनका यहां आना बहुत ही जरूरी था। जरूरी क्यों था? अब और कितनी इज्जत उठा लोगी? मौसी जी, दमानिया परिवार की इज्जत मेरी इज्जत है। मेरा स्वाभिमान भी इस परिवार से जुड़ा हुआ है। घर में पुलिस को बुलाने से तुम्हारा स्वाभिमान बच गया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया कि मैं खुद ही साबित करूं कि मैं बेकसूर हूं और कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उस डायरी में जो कुछ लिखा है उसके बाद तुम ये सब कह रही हो? बाबूजी, उस डायरी को देखने के बाद ही तो मैं ये सब कह रही हूँ कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि भले ही वो हैंडराइटिंग रविंद्र की हैंडराइटिंग की तरह दिखती हो, लेकिन वो है नहीं।
भाभी आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे और रविंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे उन्हें मुझसे डर लगे। तुम तो ऐसा कहोगी क्योंकि अब सच का कोई गवाह है ही नहीं। बाबूजी आप ही तो सोचिए ना, हवन के बाद वो कितना बदल गए थे। उन्हें कुछ कुछ याद आने लगा था, हमारी शादी की बातें। वो मुझसे बात करने लगे थे, मेरे नजदीक आने लगे थे। उन्होंने शनि लहर जाने की भी बात की थी। और ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं बाबूजी। तो फिर वो ऐसा क्यों लिखेंगे कि मैं उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी? अगर तुम उसे मारने की कोशिश कर सकती हो तो वो ऐसा क्यों नहीं लिख सकता? वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऐसा क्यों लिखेंगे। नहीं, वो मेरे नजदीक आ रहे थे, मुझसे बात करने लगे थे, तो मैं उन्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? मैं ऐसा सोचूंगी भी क्यों? इसलिए तो मैं आप सबसे कह रही हूँ कि ये खूनी की चाल है, मुझे फंसाने के लिए। जानती हूँ आप में से कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन ठीक है, सच को आज किया। इंस्पेक्टर साहब आप ठहरिए, मैं डायरी लेकर आती हूँ। क्लिनिक प्लस शैम्पू प्रस्तुत करते हैं वो हुए ना हमारे। प्रायोजक क्लिनिक प्लस शैम्पू, बालों का गिरना मना है।